दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा के अन्नामलाई को लेकर हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के सबसे चर्चित और आक्रामक चेहरों में शामिल अन्नामलाई पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक आंदोलन शुरू कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने औपचारिक तौर पर बीजेपी छोड़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने इन अटकलों का स्पष्ट खंडन भी नहीं किया है। हाल ही में जब उनसे नई पार्टी बनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में इस बारे में बात करेंगे, जिसके बाद राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं। दरअसल अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी का सबसे बड़ा जनाधार वाला चेहरा माना जाता रहा है। जब उन्होंने आईपीएस सेवा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, तब पार्टी ने उन्हें दक्षिण भारत में अपने भविष्य के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बहुत कम समय में वो राज्य की राजनीति में राष्ट्रीय पहचान वाला चेहरा बन गए। बीजेपी ने तमिलनाडु में पहली बार ऐसा नेता तैयार किया जो सीधे डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर आक्रामक हमला कर सकता था। अन्नामलाई का जन्म 4 जून 1984 को तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में प्रबंधन शिक्षा भी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा भी पास की और 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। कर्नाटक कैडर में उनकी पोस्टिंग हुई। पुलिस सेवा के दौरान उनकी छवि एक ईमानदार और सख्त अधिकारी की बनी। उडुपी और चिकमंगलूर जैसे जिलों में एसपी रहते हुए उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। इसी वजह से उन्हें सिंघम आईपीएस जैसी पहचान भी मिली। 2019 में उन्होंने स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो गए। 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर तेजी से संगठन में आगे बढ़ते गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई और बीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेदों की शुरुआत उस समय से हुई जब तमिलनाडु में बीजेपी को अपने संगठन विस्तार और गठबंधन राजनीति के बीच संतुलन बनाना पड़ा। अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी राज्य में स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बने और डीएमके एआईएडीएमके दोनों के विकल्प के रूप में उभरे, लेकिन पार्टी के भीतर एक वर्ग का मानना था कि तमिलनाडु में बीजेपी अकेले सत्ता तक नहीं पहुंच सकती और उसे एआईएडीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करना होगा। यही रणनीतिक टकराव धीरे धीरे बड़ा होता गया। अन्नामलाई के कुछ बयानों ने भी विवाद खड़े किए। उन्होंने कई बार द्रविड़ राजनीति के बड़े प्रतीकों पर तीखी टिप्पणियां की। माना जाता है कि उनके आक्रामक रुख के कारण बीजेपी और एआईएडीएमके के संबंधों में तनाव आया। बाद में जब दोनों दलों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश हुई तो एआईएडीएमके के भीतर अन्नामलाई को हटाने की मांग भी उठी। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बीजेपी नेतृत्व ने गठबंधन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य इकाई में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया। एक और वजह यह भी मानी जा रही है कि अन्नामलाई तमिलनाडु की क्षेत्रीय भावनाओं को ज्यादा महत्व देते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्र की 3 भाषा नीति को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इसे तुरंत लागू करना छात्रों पर अनावश्यक दबाव डालेगा। ये रुख बीजेपी की आधिकारिक लाइन से अलग माना गया। इससे ये संदेश गया कि अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीतिक संवेदनशीलता के हिसाब से अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि अब मक्कल शक्ति इयक्कम जैसे संभावित नामों के साथ नई पार्टी या नए राजनीतिक आंदोलन की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक नई पार्टी के झंडे और नाम तक साझा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि अन्नामलाई पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर अन्नामलाई वास्तव में नई पार्टी बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा जरूर, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा अन्नामलाई की व्यक्तिगत लोकप्रियता से जुड़ा माना जाता है। राज्य में बीजेपी अभी भी स्वतंत्र रूप से मजबूत संगठनात्मक ताकत नहीं बन पाई है। यदि ऐसे में अन्नामलाई अलग होते हैं तो बीजेपी का एक बड़ा युवा, शहरी और गैर पारंपरिक समर्थक वर्ग उनके साथ जा सकता है। हालांकि नई पार्टी बनाना आसान भी नहीं होगा।
तमिलनाडु में बूथ स्तर का संगठन, मजबूत वित्तीय नेटवर्क, उम्मीदवारों की उपलब्धता और जातीय सामाजिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अन्नामलाई लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन अकेले दम पर डीएमके या टीवीके जैसी पार्टियों को चुनौती देना उनके लिए कठिन होगा। सोशल मीडिया पर भी यही बहस चल रही है कि उनके पास चेहरा तो है, लेकिन क्या उनके पास इतना बड़ा संगठन होगा जो पूरे राज्य में चुनाव लड़ सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति डीएमके बनाम एआईएडीएमके से आगे बढ़कर सी जोसेफ विजय बनाम अन्नामलाई की राजनीति बनने जा रही है। इसके संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। विजय के टीवीके ने राज्य की राजनीति में नई ऊर्जा पैदा की है और विजय खुद डीएमके के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विजय ने अपनी रैली में साफ कहा कि तमिलनाडु की लड़ाई अब टीवीके और डीएमके के बीच है। यदि अन्नामलाई नई पार्टी बनाते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति 4 ध्रुवों में बंट सकती है। डीएमके, एआईएडीएमके, टीवीके और अन्नामलाई का नया मंच। इससे बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अन्नामलाई का प्रभाव मुख्य रूप से उन्हीं मतदाताओं पर है जो डीएमके विरोधी हैं, लेकिन पारंपरिक एआईएडीएमके राजनीति से भी संतुष्ट नहीं है। ऐसे वोटर युवा, शहरी, मध्यम वर्ग और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में ज्यादा दिखाई देते हैं। 2029 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर और भी बड़ा हो सकता है। यदि अन्नामलाई अलग पार्टी बनाते हैं तो एनडीए का वोट बैंक बंट सकता है। दूसरी तरफ यदि वो बीजेपी से अलग होकर क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, सुशासन, भ्रष्टाचार विरोध और युवा नेतृत्व का नया मॉडल पेश करते हैं तो वो तमिलनाडु की राजनीति में तीसरे या चौथे बड़े ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि विजय की स्टार पावर और टीवीके की मौजूदा राजनीतिक गति अन्नामलाई के सामने बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अन्नामलाई को लेकर चल रही चर्चा ने तमिलनाडु बीजेपी को असहज स्थिति में ला दिया है। यदि वो पार्टी में बने रहते हैं तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में सबसे बड़ा चेहरा बने रहेंगे, लेकिन अगर वो अलग रास्ता चुनते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है, जहां मुकाबला केवल डीएमके बनाम एआईएडीएमके नहीं, बल्कि विजय बनाम अन्नामलाई जैसी नई पीढ़ी की राजनीति की ओर बढ़ता दिखाई दे सकता है।